प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। तो मेरे प्यारे शेरों एवं शेरनियों, इस क्लास में आप लोग जुड़ जाओ क्योंकि आज इस क्लास में विजय का झंडा गाड़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि हवा में ताश का महल नहीं बनता। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हम बोलने जा रहे हैं। कहा जाता है कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखे मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो प्यारे बच्चों, एक जीत हो जाने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता है, इसलिए पूरी दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे भाई। ठीक है ना? तो चलिए मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगाज होने वाला है सेंटअप एग्जाम के महासीरीज का। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का महासीरीज, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं सभी विषयों का मिला करके, यानी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट का हम लोग यहां पर प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज शानदार लाइव टेस्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, सुबह में ही हम आपको नोटिफिकेशन दे दिए थे कि आज बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। पहले क्लास में ही हम लोग आर या फिर पार का मुकाबला करने वाले हैं, और विजय का जो झंडा है प्यारे बच्चों, इस झंडे को आज हम लोग विजय पताका के रूप में फहराएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैट्रिक सेंटअप एग्जाम जो आप लोगों का 2-3 दिन के बाद शुरू है, उसका आज महा मैराथन क्लास होने वाला है। प्यारे बच्चों, हम लोग जरूर अभी मैट्रिक परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो मुख्य फोकस है प्यारे बच्चों, वह है अपना एनुअल बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो फरवरी में होगा। लेकिन हम लोगों का जो टारगेट क्या है, 2023 का बोर्ड एग्जाम। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एनुअल बोर्ड एग्जाम के लिए भी हमने जबरदस्त प्लानिंग किया है। जैसे अभी हम आपको तैयारी करवा रहे हैं ना, अभी हम आपको तैयारी करवा रहे हैं सेंटअप का, वैसे ही मेन बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए एक सुनहरा चीज है, वह है क्रैश कोर्स। तो प्यारे बच्चों, अभी तो आप लोगों का सेंटअप का तैयारी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को इस क्रैश कोर्स के जरिए एनुअल बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी है वह बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग टारगेट बोर्ड के इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहला चीज कि चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, और नोट्स में भी वैसा नोट्स जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में टकराएगा। साथ ही साथ 45 दिनों का क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, मात्र और मात्र 199 रुपए में। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं और अभी तक परचेज नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास समय है प्यारे बच्चों, आज भी आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है? हाँ, आज प्यारे बच्चों आर चाहे पार का मुकाबला होने वाला है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो फिर सारे बच्चे मिल करके एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जी। जितना भी हो सके आप लोग आज जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर में भी आर और पार का मुकाबला होना चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा न छूटे जो कि बिना शेयर किए हुए रहे। तो सारे बच्चों से मेरा यह रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सारे बच्चे आज मिल करके आप लोग एकदम शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, ताकि बेहतरीन रिजल्ट इस वीडियो पर देखने के लिए मिले। ठीक है? इस वीडियो पर बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिले, इतना आप लोग शेयर करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर शेयर कम से कम 1000 होगा, यानी कि 1000 बच्चा शेयर करेगा, 1000 बच्चा कम से कम कमेंट करेगा। ठीक है ना? कम से कम इस वीडियो का टारगेट 1000 कमेंट का और 1000 शेयर का रखते हैं। तो सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी लगभग 1000 बच्चे जुड़ने वाले हैं, तो 1000 बच्चे जो अभी जुड़े हुए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फटाफट से आप लोग शेयर भी करिए। और लाइक, यह क्लास खत्म होते होते ना कम से कम 2000 प्लस लाइक पूर जाने चाहिए प्यारे बच्चों, 2000 प्लस लाइक। तो चलिए जी, आगाज करते हैं हम लोग रन का आगाज करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? हाँ, अभी तो पूरी दुनिया जीतना बाकी है, अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज जीते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस से शुरुआत करते हैं, और साइंस से बढ़ते बढ़ते सोशल साइंस में जाएंगे, हिंदी में जाएंगे, संस्कृत में जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट में जाएंगे। तो बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अगर बात हो प्यारे बच्चों ऋणात्मक की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि धनात्मक किसकी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि धनात्मक किसकी होती है, तो उत्तल की धनात्मक होती है, उत्तल की
धनात्मक होती है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चित्र बनाने के लिए कभी कभी पूछ देता है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस बनता है और इस प्रकार से अवतल लेंस बनता है, समझ गए। इस प्रकार से उत्तल लेंस बनता है और इस प्रकार से अवतल लेंस बनता है। तो ढेर सारे प्रश्न अभी उत्तल और अवतल का हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग एकदम जवाब फटाफट से बताते जाइएगा, जितने सारे भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने सारे भी बच्चे हैं ना, सारे बच्चे एकदम फटाफट से जवाब बताते जाइए और लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, एकदम चीजों को शेयर करते रहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। फोकस दूरी f में और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। तो हमारा जवाब तो यह सही जवाब हो जाएगा, f बराबर r/2 होता है। अगर यहां से r बराबर निकालना रहे तो 2f निकल जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, जैसे फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बराबर अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, अगर वक्रता त्रिज्या निकालना रहे, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यहां पर 20 हो जाएगा, बराबर वक्रता त्रिज्या निकालना है तो r/2 हो जाएगा। तो यहां पर r बराबर क्या हो जाएगा जी, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 40। देख लीजिए, r बराबर तिरछा तिरछी गुना हुआ तो 40 हुआ, यानी कि यह 20 होगा तो r 40 होगा, सीधे दुगना हो जाएगा। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी f जो है वह वक्रता त्रिज्या यानी r की हमेशा आधी होती है, आधी होती है तब ना यहाँ पर r/2 लग गया, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, प्यारे बच्चों आप लोग को पता है ना कि न्यूनतम की अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए न्यूनतम का, तो न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम का बात किया जाए, अगर अधिकतम का बात किया जाए तो अधिकतम अनंत होता है, अधिकतम क्या होता है, अनंत होता है। चलिए जब दृष्टि दोष का चर्चा आ ही गया है, दृष्टि का चर्चा आ गया है, तो थोड़ा दृष्टि दोष के बारे में बताते हैं। दृष्टि दोष प्यारे बच्चों 4 प्रकार के हम आपको बताए थे। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसका उपचार किया जाता है अवतल लेंस से, अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाता है। एक होता है प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष जिसका उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से, ठीक है, दूर का उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से। एक होता है जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में होता है, इसका उपचार किया जाता है द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस, ठीक है, द्विफोक्सी इसको बोलते हैं या फिर इसको बाइफोकल भी बोलते हैं, ठीक है ना, बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। और एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता, और इसका उपचार किया जाता है बेलनाकार लेंस से, इसका उपचार होता है बेलनाकार लेंस से। तो यह 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं प्यारे बच्चों। चारों प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम कोई चीज भी हम बोलते जाते हैं ना, आप लोग उसका जवाब नीचे बताते जाइएगा। जितना फास्ट हो सके आप लोग जवाब बताइएगा, उतना ही आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और उतना ही ज्यादा आप लोग को समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ, और एकदम लाइक और शेयर एकदम दबा करके करिएगा, जितना ज्यादा आपसे हो सके, जितना संभव हो सके। 1000 शेयर और 1000 कमेंट, इसका हमने टारगेट दिया है आप लोगों को। चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि जैसे मान लिया जाए यह एक प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश इसके अंदर से क्या करता है, प्रवेश करता है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें सबसे ऊपर प्यारे बच्चों लाल होता है और सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी होता है। सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी होता है। अगर इसके बीच की बात करें तो और कौन कौन होता है, बैगनी के बाद जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, ठीक है। इस प्रकार से बैजानिह पिनाला, आपको शॉर्टकट में अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं बैजानिह पिनाला। हर एक चीज, एक एक चीज को हम कंप्लीट करवाएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा जी। एक भी चीज ऐसा नहीं जो कि आपको समझ में ना आए, हर एक चीज समझ में आएगा। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, यानी कि बैजानिह पिनाला अगर बोलते हैं तो इंद्रधनुष में जितने भी रंग होते हैं या फिर श्वेत प्रकाश में जितने सारे भी रंग होते हैं सभी का यहाँ पर चर्चा हो जाता है। अच्छा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है?
तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है देख लीजिए, सबसे ज्यादा कौन झुका, सबसे ज्यादा कौन झुका, बैगनी रंग, यानी कि सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है। अगर सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम किसका झुकाव होता है, तो देख लीजिए सबसे ऊपर में लाल है, इसका मतलब कि सबसे कम झुकाव इसका होता है। समझ गए ना, सबसे कम झुकाव इसका ही होता है। अगर तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल रंग का, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे ज्यादा होता है। खतरे का संकेत प्यारे बच्चों, खतरे का संकेत, ठीक है ना, खतरे का संकेत कैसा होता है, तो खतरे का संकेत भी लाल रंग का ही होता है। खतरे का संकेत भी कैसा होता है, लाल रंग का, क्योंकि वह दूर से ही दिख जाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और भी पूछा जाएगा, जैसे अगर प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जिस पट्टी पर हमें यह सातों रंग प्राप्त होता है उस पट्टी को बोला जाता है वर्णपट। उस पट्टी को वर्णपट बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। उसको वर्णपट, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो स्पेक्ट्रम है प्यारे बच्चों दो प्रकार के होता है, एक होता है शुद्ध वर्णपट और एक होता है अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट जिस पर एकदम एकदम साफ साफ पूरा प्रकाश की किरण झलक जाए, जैसे यह जितने सारे भी रंग है अगर साफ साफ दिखे तो उसे शुद्ध वर्णपट, अगर साफ साफ नहीं दिखे तो उसको अशुद्ध वर्णपट बोलते हैं। समझ गए, तो यह सब कुछ भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे मिल करके आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। 1000 लाइक अभी कर दीजिए जी, अभी के अभी आप लोग 1000 प्लस लाइक कर दीजिए। अभी हम तुरंत देखना चाहते हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन भी नहीं हुआ है और बच्चे 1000 लाइक कर दिए, वाह क्या बात है, पावर पावर है जी, समझ गए ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं हम लोग। कहता है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। जब हम आपको मानव नेत्र के बारे में बता रहे थे तो उस समय प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि मानव आंख के द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब होती है वह वास्तविक होता है। पहला चीज को वह वास्तविक होता है, लेकिन कैसा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब रेटिना से होते हुए यह मस्तिष्क तक जाता है तो मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, वह उस चीज को सीधा करके दिखाता है, दिमाग उस चीज को सीधा करके दिखाता है। तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर मानव नेत्र के बारे में बात किया जाए तो मानव नेत्र में रेटिना के बीच और नेत्र गोलक जो लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और जो रेटिना होता है, दोनों के बीच में, जैसे मान लिया जाए यह क्या होता है, नेत्र है, ठीक है ना जी, यह नेत्र होता है, यहां पर लेंस लगा हुआ होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर रेटिना होता है। तो यह सभी के बीच में यहां पर एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को बोलते हैं हम लोग काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं प्यारे बच्चों, काचाभ द्रव। एक द्रव यहां पर भी होता है, एक द्रव यहां पर भी होता है जिसको नेत्रोद बोला जाता है, नेत्रोद बोलते हैं या फिर जलीय द्रव बोलते हैं, नेत्रोद या फिर जलीय द्रव बोला जाता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए ना, नेत्रोद या फिर जलीय द्रव बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। आकाश का रंग प्यारे बच्चों नीला प्रतीत क्यों होता है, आपको हम बताए थे ना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकाश का जो फैलाव होता है, प्रकाश का जो फैलाव होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का जो फैलाव होता है ना जी, फैलाव को ही क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। हम आपको अपवर्तन के बारे में बताए थे, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, बताइए, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, तो तारों का टिमटिमाना प्यारे बच्चों अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, हाँ अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है, सूर्य का अंडाकार दिखाई पड़ना, सूर्य का अंडाकार, अंडाकार दिखाई पड़ना, सूर्य का अंडाकार दिखाई पड़ना किस घटना का उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों सारे बच्चे एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्यारे बच्चों हम आपको 3 प्रकार के दर्पण के बारे में बताए थे। एक तो बताए थे हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। समतल में कैसा बनता है, समतल में बराबर बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी रहेगा। और अवतल में कैसा बनता है, अवतल में कैसा बनता है, बड़ा बनता है जी, अवतल में कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न पूछ रहा है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग, या फिर हम लोग अगर बोले कि दाढ़ी बनाने में,
दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु को बड़ा देखना है, बड़ा दिखाता है, क्योंकि यह बड़ा दिखाता है। अच्छा, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? मिरर, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग। हम लोग डेली जो अपना चेहरा देखते हैं वह किस में देखते हैं? चेहरा देखते हैं समतल दर्पण में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए? हाँ, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अभी तक लगभग 2 बच्चे सुपर चैट भी कर चुके हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। जो बच्चे सुपर चैट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। चलिए जी, अगला नंबर देख लेते हैं। अब अगला नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताए ना कि दूर में किसका उपयोग होता है? दूर में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूर में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और निकट में किसका उपयोग होता है? निकट में अवतल का उपयोग होता है। फिर से एक बार हम बताते हैं, निकट में अवतल लेंस का उपयोग होता है। जरा में किसका उपयोग होता है? जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में होता है, ठीक है ना। जरा दृष्टि दोष में होता है प्यारे बच्चों बाइफोकल लेंस। जरा में होता है बाइफोकल लेंस, जरा में होता है बाइफोकल लेंस। और एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता में होता है बेलनाकार लेंस, ठीक है। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। तो इस प्रकार से 4 दृष्टि दोष होते हैं। चारों दृष्टि दोष के बारे में आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो यहां पर कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। अच्छा, और थोड़ा सा हम आपको बतला देते हैं, कुछ चीज और बतलाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग समझिएगा। निकट में क्या होता है? जब निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा बिंदु प्रभावित होता है? निकट का बिंदु प्रभावित होता है कि दूर का बिंदु प्रभावित होता है? बताइए तो फटाफट से, निकट का बिंदु प्रभावित होता है कि दूर का बिंदु? जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर का बिंदु क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। दूर का बिंदु क्या होता है? प्रभावित हो जाता है जी। देसा छोड़े, बाप रे बाप, देसा छोड़े फिर से 30 रुपया का सुपर चैट। आज तो सुपर चैट का भरमार आ रहा है भाई, इतने खुश क्यों हो आप लोग हैं? आज तो सुपर चैट का भरमार आ रहा है। प्यारे बच्चों, सुपर चैट तो दीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन फ्री का हम चाहते हैं कि आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे, प्यारे बच्चों, एकदम फ्री का लाइक और शेयर करिए, बस हमें इतना ही गुंजाइश है आपसे, ठीक है ना। हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग बस लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। चलिए सभी बच्चे मिलकर जरा एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हाँ, जितना ज्यादा हो सके बिहार के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वीडियो जाना चाहिए जी। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही मांगते हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें रुपया पैसा से मतलब नहीं है। आपका रुपया आपको काम आएगा प्यारे बच्चों, उससे आप एक किताब खरीद लीजिएगा, समझ गए ना। ग्रामर का, हिंदी का, व्याकरण का, किसी भी चीज का किताब खरीद लीजिएगा, लेकिन हमें बस फ्री का वो लाइक दे दीजिए, फ्री का वो शेयर दे दीजिए। इस शेयर आपके जो आपके पास पड़ा हुआ है और फ्री में आप हमारे पास पहुंचा सकते हैं। तो बस लाइक और शेयर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जो भी एक्स्ट्रा बातचीत है हम लोग लास्ट में कर लेंगे। देखिए, निकट में दूर का बिंदु प्रभावित होता है। निकट में दूर का बिंदु प्रभावित होता है। दूर का बिंदु प्रभावित, निकट तो निकट में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है, समझ गए। यदि दूर का बात, अगर दूर दृष्टि दोष में बात करें तो दूर दृष्टि दोष में निकट का बिंदु प्रभावित होता है। दूर दृष्टि दोष में निकट का बिंदु प्रभावित होता है। अगर जरा दृष्टि दोष का बात किया जाए तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे बच्चों? दोनों प्रभावित होता है, निकट का बिंदु भी और दूर का बिंदु भी, दोनों प्रभावित होता है। अच्छा, अब यदि अबिंदुकता की बात किया जाए, अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता के बारे में बात किया जाए तो इसमें कोई भी लंबा चीज गोल दिखाई पड़ने लगता है और जो गोल होता है वो लंबा दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है ना। इस प्रकार का बात होता है। अच्छा, एक बीमारी का आप लोग नाम बताइए। उस बीमारी के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि मान लिया जाए वह एक ऐसा बीमारी है ना, जो बीमारी अगर हो जाता है तो किसी भी, मान लिया जाए जैसे लाल कलर है, हरा कलर है, कोई भी कलर है, उसको पहचानने में दिक्कत होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या बोलते हैं उसको? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्या उसको बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति के बारे में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को गैल्वेनोमीटर दर्शाता है प्यारे बच्चों। मनीष कुमार यादव, अरे वाह, थैंक यू सो मच। सब लाइट, वाह, थैंक यू सो मच हमारे दोस्त, ठीक है ना। 100 रुपए का सुपर चैट सब लाइट के द्वारा आया है, दिल से धन्यवाद। जो भी बच्चे
सुपर चैट कर रहे हैं ना, उनको हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि खैर आप इस हिसाब से समझे कि भाई सर मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए जी और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर हो गया। अच्छा अगर बात किया जाए कि विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से। अगर हम बात करें विभवांतर को किस चीज के द्वारा मापा जाता है, विभवांतर को किसके थ्रू मापा जाता है, तो विभवांतर को प्यारे बच्चों मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। विभवांतर को मापा जाता है प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। विभव को भी मापा जाता है उसी के द्वारा, विभव को भी वोल्ट मीटर के द्वारा। विभवांतर कहते किसको है? दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और इसका जरा हम लोग देख लेते हैं। यह आप लोग बताइए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जैसे यह हमारा दाहिना हाथ है तो इस प्रकार से करके एक नियम का प्रतिपादन किया गया था। इस प्रकार से एक ऊपर हो गया जी और बाकी सब मुड़ा हुआ यहीं पर रह गया, ठीक है ना। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दक्षिण हस्त नियम भी इसको बोलते हैं, दक्षिण हस्त नियम। और फ्लेमिंग के द्वारा वाम हस्त नियम निकाला गया था। फ्लेमिंग के द्वारा वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम आप लोग देखिएगा, इस प्रकार से करके ना, इस प्रकार से करके एक नियम निकाला गया था, इस प्रकार से करके प्यारे बच्चों, ठीक है। यह अंगूठा ऊपर जाएगा, यह बिल्कुल सीधे जाएगा और यह अंगुली इधर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का इस जो यह नियम है इसको बोलते हैं वाम हस्त नियम। बामा हाथ से, हम आपको दाहिना हाथ से दिखाए हैं, यह चीज बामा हाथ में होगा। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए। चलिए यह चैप्टर अभी पढ़ाना बाकी है, यह चैप्टर अभी हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में। चलिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? अब एसआई मात्रक वाले ढेर सारे प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, तो फिर तैयार हो जाइएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। अगर हम विभव का पूछ लें कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका भी वोल्ट हो जाएगा, विभव का भी वोल्ट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। फटाफट से आप लोग बताइएगा, हम लिखते बाद में है बोलते पहले है, तो जब बोल देना उसी टाइम आप लोग जवाब बता दिया करिए। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम, जिसको हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। अच्छा ऊर्जा का बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का प्यारे बच्चों एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक भी जूल ही होता है। कार्य का एसआई मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है, ठीक है। और किसी चीज का छूट गया? और किसी चीज का छूट गया? हाँ, बल का प्यारे बच्चों, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग बताइए, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो इतना एसआई मात्रक कम से कम आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। यह देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन था, वोल्ट तो हो गया, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभव का भी वोल्ट ही होता है। ओम किसका हो जाएगा जी? ओम किसका हो जाएगा? ओम हो जाएगा प्रतिरोध का। एम्पियर किसका हो जाएगा? विद्युत धारा का। या कूलाम किसका हो जाएगा? विद्युत आवेश का। तो इस प्रकार से करके आपको सारे याद रखने हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा? श्रेणी क्रम की समांतर क्रम? प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि R बराबर एक तो होता है जब श्रेणी क्रम में रहे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक जाता है। यह किस में होता है जी? श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है ना। यह श्रेणी क्रम में। अगर समांतर में रहे तो क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। जब श्रेणी क्रम में रहे तो वह सब जुड़ जाता है, इसका मतलब कि बढ़ता है। यानी कि प्रतिरोध का मान किस में बढ़ता है? श्रेणी क्रम में। घटता किस में है? तो समांतर क्रम में। समझ गए? बढ़ता किस में है? श्रेणी क्रम में। घटता किस में है? समांतर क्रम में। जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से प्रतिरोध है, ठीक है, इस प्रकार से है तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समायोजन। अगर प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे एक प्रतिरोध ऐसे है इस प्रकार से, फिर उसके नीचे है जस्ट समांतर में इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम समायोजन। दोनों का फॉर्मूला हम लिख दिए, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति काल्पनिक या फिर वास्तविक? तो इसका तो सिंपल सा जवाब हो जाएगा, क्या होता है? काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होता है। अब प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा यानी KWH किसके बराबर होता है जी? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। प्यारे बच्चों विद्युत धारा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है, विद्युत धारा का व्यवसायिक मात्रक, ठीक है ना, व्यापारिक जिसको भी बोलते हैं या फिर व्यवसायिक मात्रक KWH ही होता है। लेकिन आपसे अगर हम व्यावहारिक मात्रक पूछें, विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो व्यवहारिक मात्रक प्यारे बच्चों यूनिट होता है। विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है, व्यापारिक मात्रक KWH होता है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं यूनिट है भाई, समझ गए ना? तो 14 का सही जवाब यह वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत ही लाजवाब और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे पहले प्यारे बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा मतलब क्या होता है? जिसका निर्माण एक बार खत्म होने के बाद भी पुनः हो सके, जिसका निर्माण हो सके उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और जिसका निर्माण न हो सके उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे नवकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा प्यारे बच्चों हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन और हम आपसे बोले, अगर हम आपसे बोलें कोयला क्या है जी, कोयला क्या है, कोयला क्या है, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल पेट्रोल क्या हो जाएगा? यह कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार खत्म होगा तो दोबारा इसका निर्माण नहीं होगा। तो कोयला प्यारे बच्चों हो जाएगा अनवीकरणीय, पेट्रोल हो जाएगा अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस हो जाएगा अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस हो जाएगा अनवीकरणीय। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले वायु की, अगर हम लोग बात कर ले जल की, अगर हम लोग बात कर ले सौर ऊर्जा की, अगर हम लोग बात कर ले भूतापीय ऊर्जा की, तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा? वायु हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, यह सब किस चीज में आता है? नवीकरणीय में। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यह सब किस चीज में आता है? तो यह सब प्यारे बच्चों आता है किसमें? कोयला, पेट्रोल, यह सब आता है अनवीकरणीय ऊर्जा में। समझ गए ना? सारे बच्चों का क्लियर है? बताइए फटाफट से, सारे बच्चों का क्लियर है? सारे बच्चे लोग समझ रहे हैं? चलिए वाह क्या बात है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस, ध्यान से समझिएगा, लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, दोनों का नाम भी बदल गया है, अपसारी और अभिसारी। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग बताइए अपसारी क्या है और अभिसारी क्या है? जल्दी जल्दी से फटाफट से बताइए। 16 का अवतल लेंस को कहते हैं ना, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका जवाब है आपके पास। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, अवतल लेंस इस प्रकार से, और इसके प्रधान अक्ष के आती हुई समांतर की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है? फैलता है, ठीक है ना, और डॉट डॉट से इधर मिला देंगे हम इसको, ठीक है, फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं, क्योंकि अब फैलाता है इसलिए अपसारी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस की, तो इसमें प्रधान अक्ष के आती हुई समांतर किरणें जो है वह एक बिंदु पर आकर के जाकर के मिल जाता है। समझ गए ना? इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक बिंदु पर मिल जाता है, इसलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी बोला जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। समझ गए? अपसारी लेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर फोकस दूरी की बात किया जाए तो फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा जी? फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी उत्तल का धनात्मक होता है, क्योंकि जिसका भी दाहिना साइड बनेगा धनात्मक, लेकिन इसका बायां साइड बनता है, यहां पर जहां पर मिल रहा है ना फोकस दूरी यहीं पर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से रंग होते हैं। तो अभी हम आपको बताएं ना कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर के हम लोग गुजारते हैं तो बस 7 रंगों में बंट जाता है। 7 रंग होते हैं प्यारे बच्चों। 7 रंग कौन कौन सा होता है? सबसे नीचे से अगर हम लोग बात करें तो बैगनी होता है सबसे नीचे। एक बार फिर से लिखते हैं बैगनी। हम लोग शॉर्टकट में क्या इसको लिखते हैं? बैजानिह, बैजानिह पिनाला, बैजानिह पिनाला, यानी कि बै से बैगनी, जा से क्या हो जाएगा जी? जा से जामुनी, जा से जामुनी, नी से क्या होगा? नी से नीला, ह से क्या हो जाएगा? हरा, पी से क्या हो जाएगा? पीला, ना से क्या हो जाएगा? नारंगी, और ला से क्या हो जाएगा? लाल। तो
तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, यानी कि कौन कौन से वर्ण प्राथमिक है। तो यहां पर लाल रंग भी है, नीला रंग भी है और हरा भी रंग भी है। देख लीजिए तीनों रंग इसमें मिल जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आइरिस होता है। आइरिस का दूसरा नाम क्या है, आइरिस का दूसरा नाम, आइरिस यहां पर देख लीजिए आइरिस हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं IRIS, आइरिस। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा नाम होता है परितारिका, परितारिका। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, आइरिस का दूसरा नाम परितारिका होता है। यह फैलता है और सिकुड़ता है, तो लेंस को खींचता है और क्या करता है, सिकुड़ाता है। ठीक है ना, परितारिका में ही लेंस अटका हुआ रहता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है, आंख में लेंस कौन सा होता है, तो आंख में लेंस होता है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है जी, उत्तल लेंस होता है। समझ गए, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ सारे बच्चे समझ गए ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 19वां। 19वां बताइए, एक एचपी बराबर क्या होता है। एक एचपी बराबर, सबसे पहले प्यारे बच्चों एचपी का फुल फॉर्म, एचपी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, हॉर्स पावर होता है। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। और एक एचपी बराबर, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। एक एचपी बराबर 746 वाट। बास जो वाट है प्यारे बच्चों, यह किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। समझ गए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा। अगर हम लोग बोले विद्युत धारा का, अगर हम लोग बोले विद्युत धारा का, तो क्या हो जाएगा जी, एम्पियर, जिसको ए से हम लोग सूचित करते हैं। समझ गए, विद्युत, हाँ वाट, शक्ति को हम लोग सूचित करते हैं पी से, पावर। समझ गए ना, तो यह होगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा प्यारे बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास जो गोल कलर का होता है ना, इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, गोल कलर का होता है, इधर पकड़ने वाला लगा होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास किस चीज का होता है, उत्तल लेंस का होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का होता है। समझ गए, उत्तल लेंस का होता है। चलिए एक बार फिर से सारे बच्चे मिलकर के बताइए, एक बार फिर से सारे बच्चे मिलकर के बताइए, उत्तल लेंस का उपचार किस दृष्टि दोष में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपचार किस दृष्टि दोष में होता है, तो प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष में होता है। उत्तल लेंस का उपचार जो है वह दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल का उपचार होता है, उत्तल लेंस लगता है। अवतल किस में लगता है, निकट में लगता है। अवतल किस में लगता है, निकट में लगता है जी, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लगता है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पर किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में जो पिछला दृश्य होता है ना, जो पश्च दृश्य होता है, उसको देखने के लिए। अवतल लेंस का उपयोग सैलून में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, सैलून में किया जाता है। सौर ऊर्जा वाला जो कुकर होता है उसमें भी किया जाता है, सोलर कुकर में जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर साइंस से संबंधित हम लोग, अब चलिए सोशल साइंस में आएंगे। साइंस का 20 क्वेश्चन हमने यहां पर आपको बताया, 20 क्वेश्चन का एकदम सही सही जवाब हम आपको बता दिए। बताइए जी कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब किए हैं। अभी और ढेर सारा अभी प्रश्न, अभी अब सोशल साइंस में हम लोग जाएंगे। समझ गए, अब हम लोग सोशल साइंस में जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से बताइए। चलिए जी सारे बच्चे मिलकर के एक बार शेयर कर दीजिए तो। वाह क्या बात है, लाइक भी कर दीजिएगा। आज के इस लाइव का टारगेट हम रखे हैं प्यारे बच्चों 2500 प्लस, कम से कम 2500 प्लस लाइक तो आने ही चाहिए, कम से कम हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कम से कम 2500 प्लस लाइक आने चाहिए। फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर करिए। सारे बच्चे मिलकर के जरा लाइक और शेयर कर दीजिए जी। ठीक है, हो गया शेयर। सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, जो इधर उधर भटक रहे हैं ना उनको भी जोड़ लीजिए आप लोग। आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप लोग भाई एकदम सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी लगभग 1100-1200 बच्चे अभी तक लाइव हमारे क्लास में जुड़ गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का भाई मोस्ट वेलकम है। सब लोग मिलकर के क्या करिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। सब लोग मिलकर के लाइक और शेयर कर दीजिए जी। ठीक है ना, लाइक और शेयर कर दीजिए। और बच्चे 267 रुपए का अभी तक सुपर चैट दे चुके हैं।
प्यारे, अरे भाई 267 का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बाबू, अब आते हैं हम लोग सोशल साइंस में। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था प्यारे बच्चों? फटाफट से आप लोग बताते जाइएगा। गुटेनबर्ग का जन्म, हाँ गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में, समझ गए ना? हाँ जी, जर्मनी में हुआ था। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का मसीहा, एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है ना, बिस्मार्क को कहा जाता है जर्मनी के एकीकरण का मसीहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, समझ गए? जर्मनी के एकीकरण का मसीहा बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा आप बताइए, अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था वह कहां पर गिराया था? अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था प्यारे बच्चों, वह कहां पर गिराया था? तो जापान में गिराया था। कहां गिराया था? जापान में। कौन कौन से शहर पर? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर वह परमाणु बम गिराया गया था। जो बम प्यारे बच्चों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, उस बम का क्या नाम था? उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन एंड लिटिल बॉय। ठीक है, उसका नाम क्या है? फैट मैन एंड लिटिल बॉय, उस बम का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी पर। सारे बच्चे समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीतिक प्यारे बच्चों धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित होती है, यह तो सिंपल चीज है जी, आप लोग समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? देखिए लास्ट में यहां पर लगा हुआ है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, यानी कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों अगर सूती की बात किया जाए तो सूती वस्त्र तो जूट से तैयार किया जाता है जी। ठीक है, पटसन से तैयार किया जाता है, रेशा से तैयार किया जाता है, तो यह प्यारे बच्चों कृषि पर आधारित उद्योग है। अगर चीनी का बात किया जाए तो यह गन्ना से तैयार किया जाता है। ठीक है, यह गन्ना से तैयार किया जाता है। अगर जूट की बात किया जाए तो यह भी खेती से ही तैयार होता है। ठीक है, लेकिन सीमेंट का बात किया जाए तो सीमेंट इससे तैयार नहीं होता है, सीमेंट इससे तैयार नहीं होता है। सीमेंट का प्रमुख अवयव कौन सा है? सीमेंट, सीमेंट के बारे में अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें, ठीक है ना, सीमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट कुल 8 तत्वों से मिलकर के बनाई जाती है। सीमेंट 8 तत्वों से मिलकर के बनता है, जिसमें प्रमुख होता है चूना पत्थर। प्रमुख क्या होता है प्यारे बच्चों? चूना पत्थर होता है। यानी कि जो सीमेंट होता है उसका मुख्य अवयव कौन सा है? तो सीमेंट का मुख्य अवयव होता है चूना पत्थर। समझ गए ना, सीमेंट का मुख्य अवयव चूना पत्थर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, बार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति। अगर अगर आपके परीक्षा में बार एंड पीस ना पूछ करके युद्ध और शांति पूछ दे, युद्ध और शांति, तो यह किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो युद्ध और शांति जो है वह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, समझ गए ना, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है जी। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। चावल क्या है प्यारे बच्चों? चावल के बारे में आप लोग बताइए, चावल क्या है? चावल क्या है जी? तो चावल एक खरीफ फसल है। अगर खरीफ फसल के बारे में हम लोग बात करें तो यह कब बोई जाती है? खरीफ फसल, अगर हम लोग बात करें खरीफ फसल की तो यह कब बोई जाती है? सारे बच्चे मिलकर के बताएंगे खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ फसल प्यारे बच्चों जून जुलाई में, जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? काटा कब जाता है? अक्टूबर के महीने तक काट लिया जाता है। ठीक है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर बोल सकते हैं इसको, समझ गए ना, सितंबर अक्टूबर के महीने तक इसको काट लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों रबी फसल की, तो रबी फसल में कौन कौन आता है? जैसे गेहूं इसका मुख्य फसल होता है। रबी का मुख्य फसल क्या होता है? गेहूं होता है। इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर या फिर सितंबर अक्टूबर हम लोग बोल सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में, इस समय ठंड शुरुआत होता है, नवंबर। और कटाई कब की जाती है जी? मार्च अप्रैल में बोल सकते हैं, मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है, मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। तो खरीफ फसल का उदाहरण चावल हो गया। खरीफ का सबसे मुख्य फसल कौन सा हो जाएगा? चावल हो जाएगा। और रबी का सबसे प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। अगर दलहन की बात किया जाए तो उसमें मसूर आ जाता है, चना आ जाता है, मूंग आ जाता है, अरहर आ जाता है। अगर हम लोग बात कर लें किस चीज का? तिलहन का, तो तिलहन में सरसों आता है, राई आता है, सूरजमुखी आता है, यह सब तिलहन फसल है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को प्यारे बच्चों नहीं सम्मिलित किया गया है। समझ गए ना, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। यह बहुत ही सिंपल सवाल था जिसका जवाब एक लाइन में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा अभी हम आपको बताए थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय, नवीकरणीय में क्या क्या आता है जी, नवीकरणीय में क्या क्या आता है, जिसका निर्माण पुनः हो सके, एक बार उपयोग कर लिए तो पुनः उसका निर्माण हो सके। जैसे कहने का मतलब हवा हो गया, कहने का मतलब प्यारे बच्चों जल हो गया, कहने का मतलब प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। तो यह सब जो चीज होता है यह नवीकरणीय में आता है, यह सब चीज किसमें आता है, नवीकरणीय में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोयला की, अगर हम लोग बात करें कोयला, अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, अगर हम लोग बात करें किसका, प्राकृतिक गैस का, अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का, अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात कर ले यूरेनियम का, अगर हम लोग बात कर ले यूरेनियम का, अगर हम लोग बात कर ले या फिर जो खनिज होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, खनिजों का अगर हम लोग बात कर ले तो वह आ जाएगा अनवीकरणीय में। तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। सारे बच्चे समझ गए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका जवाब तो प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि 1995 ईस्वी में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, WTO का फुल फॉर्म, तो WTO का फुल फॉर्म प्यारे बच्चों होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह क्यों बनाया गया था प्यारे बच्चों, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह संगठन बनाया गया था, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ एकदम आसानी से सुगमता पूर्वक व्यापार कर सके। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए यह WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अगर हम लोग वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष प्यारे बच्चों होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है वह भारत में वित्तीय वर्ष होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। पृथ्वी को प्यारे बच्चों बोला जाता है नीला ग्रह। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल बहुत ज्यादा है। आप लोग को पता है ना, बृहत क्षेत्र मतलब क्या होता है, बृहत क्षेत्र मतलब होता है कि बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में। तो आप लोग को पता है ना कि यहाँ पर पृथ्वी पर लगभग 97% जो है ना वह जल ही जल है, 97% जल ही है, मात्र 3% ही स्थल है। तो प्यारे बच्चों बृहत क्षेत्र में जल है यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल है, और जल के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के कारण जल को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम हम बोले, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह प्यारे बच्चों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जी, चंद्रमा है। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। ठीक है ना, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो जो चंद्रमा है प्यारे बच्चों, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम प्यारे बच्चों कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए सूचना का अधिकार वाला में चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उस चीज को आगे देखेंगे। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है, जहां जनता का शासन हो, जनता, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, जनता का शासन, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। भारत में कैसा शासन है जी, प्रत्यक्ष शासन है या फिर कह सकते हैं कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है। भारत में प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष है।
भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि यहाँ जनता सीधे शासन न करके जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह शासन करते हैं। तो भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए, भारत में लोकसभा सीट की बात किया जाए तो 543 है। कितना है, 543। अगर बिहार में विधानसभा सीट की बात किया जाए, बिहार में टोटल सीट कितना है जी, बिहार में टोटल सीट है 243, 243 है। समझ गए ना, बिहार में टोटल सीट कितना है, 243 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारा देश कितने रियासतों में बटा हुआ था, तो 563 रियासतों में बटा हुआ था। 563 रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था। इस 563 को जोड़ने का काम कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, याद रहेगा ना। हाँ अच्छा बताइए, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है प्यारे बच्चों। अब जब भाषा की बात आ गई है तो भाषा के बारे में आप लोग बताइए, संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, तो संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। सरकारी कामकाज में कौन कौन सा भाषा प्रयोग होता है, तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, सरकारी कामकाज में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया गया है। समझ गए ना, सरकारी कामकाज में हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। अरे वाह, आप लोगों का एकदम कमेंट का जो रफ्तार है प्यारे बच्चों, बहुत ही झकास, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं। एकदम इसी तरीके से शानदार कमेंट करते रहिए और सारे बच्चे लाइक और शेयर करिए। अब 2000 लाइक अपना पहुंचने वाला है, बहुत जल्द प्यारे बच्चों, अब 2000 लाइक अपना पहुंचने वाला है और बहुत जल्द पहुंच जाएगा। सारे बच्चे बस ठोकते रहिए लाइक, बहुत जल्द पहुंच जाएगा जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो चुनाव करवाता है, निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे अभी कमल छाप बोल दे, कमल छाप किसका है जी, बीजेपी का, बीजेपी का क्या है, कमल छाप है चुनाव चिन्ह। अगर हम लोग बोल दे जेडीयू का, जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, जेडीयू का तीर छाप है। अगर हम लोग बोल दे आरजेडी का, आरजेडी का चुनाव चिन्ह आपके परीक्षा में पूछ देता है, इसलिए चुनाव चिन्ह याद रखिएगा। आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन छाप है। बिहार में यह 3 है जी, यह तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका अगर हम बात करें, आपका क्या है, तो झाड़ू है, आपका क्या है, झाड़ू है। समाजवादी पार्टी का क्या है, सप्पा जिसको बोलते हैं, सप्पा। समाजवादी पार्टी का क्या है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है, समाजवादी पार्टी का क्या है, साइकिल है। तो इतना यह सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो योजना आयोग के यह अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, चीफ जस्टिस। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। एक एक चीज बताएंगे, एक भी चीज ऐसा नहीं कि जो छूट जाए, हर एक चीज बताएंगे जो उस चीज से संबंधित है। समझ गए, और कुछ छूट गया। हाँ, जो राष्ट्रपति होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला नागरिक होता है किसी भी देश का। जैसे भारत है तो भारत में अगर जनसंख्या की गिनती शुरू होगा तो सबसे पहला नागरिक जो होगा वह राष्ट्रपति कहलाएगा, सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार या फिर कम करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, कि किसी के फांसी को भी माफ कर सकता है। यह सजा यह किसके पास है जी, राष्ट्रपति के पास है। समझ गए ना, समझ गए। हाँ, संघ सूची में किसका पावर होता है, और भी कुछ चीजें हम पूछ लेते हैं। संघ सूची में किसका पावर होता है, संघ सूची में केंद्र का पावर होता है। राज्य सूची में, संघ सूची अभी कितना है, 100 है संघ सूची, ध्यान रखिएगा, संघ सूची अभी कितना है, 100 है। राज्य सूची में राज्य का पावर होता है और समवर्ती सूची में दोनों का, राज्य और केंद्र दोनों का पावर होता है। समझ गए ना, राज्य और केंद्र दोनों का पावर होता है समवर्ती सूची में। समझ गए। हाँ अच्छा, और अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग बात कर लें सेना का, सेना किस सूची में आता है, सेना किस सूची में आता है, सेना आता है प्यारे बच्चों संघ सूची में।
सेना किस सूची में आता है? संघ सूची में आता है। अगर हम लोग जनसंख्या की बात कर लें, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो यह किस सूची में आता है? यह प्यारे बच्चों आता है संघ सूची में, यह संघ सूची में भी आता है और समवर्ती सूची में भी आता है। संघ सूची में भी आता है और समवर्ती सूची में भी आता है। अगर हम लोग बात कर लें बिहार पुलिस, अगर हम लोग बिहार पुलिस बात करें तो बिहार पुलिस किस सूची में आता है? बिहार पुलिस आता है राज्य सूची में, क्योंकि यह राज्य का मामला है। ठीक है, राज्य सूची में आता है, समझ गए ना, राज्य सूची में। चलिए, इस प्रकार से सूची के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए, मूल अधिकार कौन कौन सा दिया गया है जी? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान का संशोधन होता है तो संशोधन के फलस्वरूप प्यारे बच्चों अधिकार दिया जाता है। अभी वर्तमान में केमा संविधान संशोधन चल रहा है? वर्तमान में कौन सा संविधान संशोधन चल रहा है? वर्तमान में कौन सा संविधान संशोधन चल रहा है? बताइए, वर्तमान में कौन सा संविधान संशोधन चल रहा है? 105वां संविधान संशोधन चल रहा है। जीएसटी के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जीएसटी केमा संविधान संशोधन के तहत आया? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी आया था। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था। एकदम सही जवाब हो जाएगा, मैसूर का शासक था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर ने करवाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। निहत्थे पर गोलियां चलवाया था। ठीक है ना? हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, बिहार का जो शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को। कोसी जो नदी है प्यारे बच्चों, यह उत्तरी बिहार की नदी है। कोसी जो है वह उत्तरी बिहार की नदी है। उत्तरी बिहार में यह प्रत्येक वर्ष तबाही मचाती है। तो कोसी उत्तरी बिहार की नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस राज्य में हुआ था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था प्यारे बच्चों, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। अगर सिखों के पहले गुरु की बात किया जाए, तो गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। अगर पांचवें गुरु की बात किया जाए, तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे प्यारे बच्चों। गुरु नानक के द्वारा जितने सारे भी ग्रंथ लिखे गए, जितने सारे भी रचना लिखे गए, उन सबको एकत्रित करने का काम कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। गुरु नानक के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है। जिस प्रकार से हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या होता है? रामायण होता है। उसी प्रकार से सिखों का, ठीक है ना, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या होता है जी? गुरु ग्रंथ साहिब होता है। सबसे पवित्र ग्रंथ क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब होता है। समझ गए ना? चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अंकोर वाटिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था प्यारे बच्चों सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? सारे बच्चे मिलकर के बताइए, सारे बच्चे बताइए। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, किनके सिफारिश पर हुआ था? किनके सिफारिश पर हुआ था? किनके सिफारिश पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। समझ गए? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर प्यारे बच्चों पंचायती राज का गठन हुआ था। उसके बाद दूसरा पंचायती राज कहां बना जी? तो आंध्र प्रदेश में बना। आंध्र प्रदेश में कब बना था? तो 9 दिन के बाद, यानी कि 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बना था। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बना था।
समझ गए ना? हाँ। अच्छा अब बताइए तो पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। बिहार में महिलाओं को, बिहार में महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिलता है वह किस चीज में मिलता है? बिहार में महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिलता है वह किस में मिलता है? इस पंचायती राज व्यवस्था में ही मिलता है। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण मिलता है। अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात कर लें कि बिहार में कौन सा कार्य प्रणाली है, बिहार में कौन सा कार्य प्रणाली है, तो बिहार में त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, बिहार में पंचायती राज में त्रिस्तरीय कार्य प्रणाली है। कार्य प्रणाली कौन सा है? ये त्रिस्तरीय कार्य प्रणाली है। पहला स्तर कौन सा है? पहला स्तर है ग्राम स्तर। पहला स्तर है प्यारे बच्चों ग्राम स्तर। इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान मुखिया होता है। ग्राम स्तर का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। याद रहेगा ना, ग्राम स्तर का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। दूसरा होता है प्रखंड स्तर। प्रखंड स्तर, प्रखंड स्तर का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति के द्वारा चुने गए सदस्य को प्रमुख बोलते हैं। समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं जी? प्रमुख बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड स्तर पर प्यारे बच्चों जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, यह कार्यपालक पदाधिकारी होता है। लेकिन राजनीतिक पदाधिकारी कौन होता है? यह प्रमुख होता है राजनीतिक तरीके से। ठीक है ना, प्रधान होता है, प्रखंड स्तर पर प्रधान होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति होता है। समझ गए ना? अच्छा, और तीसरा कौन होता है? जिला स्तर होता है। जिला स्तर का होता है जिला पार्षद, जिला पार्षद होता है जी। ठीक है, जिला पार्षद। एक जिला पार्षद के लिए मिनिमम, जो एक जिला पार्षद के लिए मिनिमम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए। जिला पार्षद के गठन के लिए मिनिमम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए। 50,000 जनसंख्या है तभी जिला पार्षद का गठन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। चलिए और भी कुछ प्रश्न पूछते हैं हम। और भी कुछ प्रश्न हम पूछते हैं। इसका जवाब बता दिया ना, किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। और भी कुछ प्रश्न हम पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जी, अब सारे बच्चे समझिएगा। और क्या पूछ लें? पंचायत सचिव के बारे में तो पूछ लिए ना। अच्छा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है जी। ठीक है ना, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। यह सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सोशल साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन 20 हमने लिए थे, 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। सोशल साइंस का प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन हमने लिया और 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी में। यहां से 41 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग हिंदी देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां से हिंदी देखना शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। हिंदी, हिंदी में तैयार हो जाइए। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बताइए जल्दी से। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हाँ, तो हिंदी रूपांतरण किया था ललाई सिंह यादव ने। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। अच्छा बताइए तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहां में हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहां में हुआ था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था जी। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? माता का नाम बताइए। माता का नाम था प्यारे बच्चों भीमाबाई, भीमाबाई। ठीक है ना, भीमाबाई। पिता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, ध्यान रखिएगा। और इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? पत्नी कौन थी? भीमाबाई हो गए इनके माता, पिता हो गए इनके रामजी सकपाल। पत्नी कौन थी जी? पत्नी कौन थी? रमाबाई। पत्नी कौन थी? रमाबाई। ठीक है ना, रमाबाई पत्नी थी। यह किस जाति से बिलोंग करते थे? महार जाति से, जिसको हम लोग डोम बोलते हैं।
महार जाति से बिलोंग करते थे। भीमराव अंबेडकर महार जाति से। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना, संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनके द्वारा लिखा गया जो हमारे हिंदी में जो चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया हमारे हिंदी का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का प्यारे बच्चों क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है क्या? उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कहां पर लिख दें? कहां पर लिख दे जी? चलिए यहां पर इसको मिटा दें क्या? यहां पर लिख देते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो पहला नंबर चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था ललाई सिंह यादव ने। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म प्यारे बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा हमारे हिंदी के किताब में जो चैप्टर पढ़ना है वह है 20 के दांत। 20 के दांत पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 20 के दांत पढ़ना है। 20 के दांत में प्यारे बच्चों खोखा नाम का एक लड़का है, खोखा जिसका नाम कांसू भी है, ठीक है ना, कांसू। यह किसका बेटा है? खोखा किसका बेटा है? कांसू सेन साहब का बेटा है ना। खोखा किसका बेटा है? सेन साहब का बेटा है। सेन साहब का बेटा है खोखा। मदन किसका बेटा है जी? मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है ना। कितने दांत? 2 दांत तोड़ दिए थे। कितना याद हो गया? चलिए जी, बहुत काफी है इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ एक ही दिन में सीख जाएंगे जी। अभी तो आज से तो बस शुरुआत हुआ है। बोले थे ना हम आपको कि आज प्यारे बच्चों आर या फिर पार होगा। आज पहला क्लास था और पहले क्लास में ही हम बोल दिए थे कि आर पार का लड़ाई होगा। देख रहे हैं ना, आर पार का लड़ाई। आप लोग एकदम इसी तरीके से आप लोग एकदम लगे रहिए, आर पार का लड़ाई होना तय है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? सेन साहब को प्यारे बच्चों 5 लड़कियां थी, और 5 लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां थी। 5 लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां थी। और 5 लड़का का एक चहेता भाई था जिसका नाम था खोखा, ठीक है जी, खोखा या फिर कांसू, ठीक है। सेन साहब इस कांसू को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब इस कांसू को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब इस कांसू को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्लियर है? समझ गए सारे बच्चे? सारे बच्चे समझ गए? शिवम कुमार को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 40 रुपए का सुपर चैट दिए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देखते हैं अब 44 नंबर। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आज सुबह में भी संस्कृत वाले क्लास में हम आपको बताए थे। अग्रजा मतलब क्या होता है? आगे जन्मा। अग्र जोड़ जा से होता है अग्रजा, मतलब बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है, अग्रजा हो गया। मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जा प्रत्यय लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रजा में जा प्रत्यय है तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है जी? गिरधर लाल का बेटा है। अभी हम आपको बता दिए मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? नाइट की उपाधि प्यारे बच्चों किसे प्रदान की गई? अभी आप लोग हिम्मत मत हारिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। अभी छोड़ करके मत जाइए। बस इसके बाद संस्कृत बचा हुआ है, उसका भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आप लोगों को जहां जाना है जहां चले जाइएगा, ठीक है। बस अभी आप लोग बने रहिए, और जो बच्चे हट रहे हैं ना वे लोग प्लीज मत हटिए। अभी बस यहां पर डटे रहिए, समझ गए? अभी आप लोग प्लीज यहां पर डटे रहिए। और बताइए महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? तो मैक्स मुलर को प्यारे बच्चों नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रपद्धवाद के प्रवर्तक नलिन बिलोचन शर्मा है। ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा को प्रपद्धवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आत्मसात में अगर हम लोग आत्मसात लिखें तो आत्म जोड़ सात हो जाएगा ना, तो आत्मसात में 7 प्रत्यय लगा हुआ है। 48 का ए ऑप्शन सही होगा। आत्मसात में 7 प्रत्यय है तो 48 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है?
विचार विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? फटाफट से आप लोग बताइए। तो विचार और वितर्क प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया हमारा कौन सा चैप्टर है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है। हमें तो लगता है ना कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आप लोग का रिवाइज होते जा रहा है। एक क्वेश्चन में हम लोग ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो एक एक चीज आपका प्यारे बच्चों कवर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 50वां नंबर देख लेते हैं अब हम लोग। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना निरूपित करता है, किसका निरूपित करता है? तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। चलिए जी, सारे बच्चे लाइक करिएगा और 2000 लाइक तो जल्दी से आप लोग पार ही कर दीजिए। 2000 लाइक प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से पार कर दीजिए। बहुत जबरदस्त आज होने वाला है क्लास, ठीक है ना? और थोड़ा सा और, समझ गए ना? बस इंतजार करिए, खत्म हो जाएगा, लगभग 1.5 घंटे का क्लास हम लेंगे। तो सारे बच्चे मिलकर के जरा एक बार लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी नए हैं ना, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे मिलकर के जरा एक बार लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे मिलकर के प्यारे बच्चों एक बार लाइक करिए। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा मतलब नफरत। नफरत का विलोम क्या होता है जी? प्रेम होता है। नफरत का विलोम प्रेम होता है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा कौन सा लिंग है? हवा बह रही है। हम लोग क्या बोलते हैं? हवा बह रही है। हवा बह रहा है ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं हवा बह रही है। रही है यानी कि यह स्त्रीलिंग है। समझ गए? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा बच्चों वेट कर लीजिएगा। तब तक सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है ना? तब तक सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? अरे वाह, रेखांकित तो किए ही नहीं। कुल चार पदबंध है। कुल 4 आदमी है। यहाँ पर 4 को शायद लेखांकित किया गया है। 4 को, 4 क्या है जी? विशेषता बतला रहा है ना कि आदमी कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। कौन सा वाक्य है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, या सरल वाक्य है। अगर इसी में रहता उसने पैसों के लिए अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा तब उसके पास पैसा हुआ, यह अगर होता तो यह संयुक्त वाक्य हो जाता। समझ गए ना? लेकिन यह सीधा सीधी वाक्य है तो सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो 55 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? गुणाकर मूले। नक्षत्र लोक गुणाकर मूले की कृति है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है? अब आ जाएंगे हम लोग संस्कृत में। यहां से प्यारे बच्चों अब संस्कृत में हम लोग 10 या 15 क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग संस्कृत में आएंगे, ठीक है? चलिए जी, हिम्मत नहीं हारना है, एकदम डटे रहना है, ठीक है? वीर तुम डटे रहो, धीर तुम डटे रहो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। ठीक है ना? तो एकदम उसी तरह से आप लोग भी एकदम डटे रहिए। चलिए जी आगे हम लोग देखते हैं। बताइए मंगलम पाठ कहां से संकलित किया गया है? मंगलम पाठ प्यारे बच्चों उपनिषद से संकलित किया गया है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंत्रों की संख्या कितनी है? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, या फिर कह सकते हैं कि 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक हैं या फिर 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में बताया गया है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, यानी कि जो क्या कह सकते हैं? पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, जो पात्र का मुख है, पात्र का जो मुख है वह किस चीज से ढका हुआ है? पात्र का मुख जो है प्यारे बच्चों वह सोने के बर्तन से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के बर्तन से ढका हुआ है, ठीक है ना? पात्र का जो मुख नहीं, हिरण्मय शतस्य पीतम मुखम, सत्य का मुख प्यारे बच्चों, यहाँ पर सत्य का मुख हो जाएगा। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। समझ गए ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत से संबंधित है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम।
बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलीग्राम। ठीक है ना, पाटलीग्राम नाम था, समझ गए, पाटलीग्राम, बुद्ध काल के समय में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि कुटनिमतम काव्य रचनाकार का, कुटनिमतम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनिमतम काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुटनिमतम काव्य के रचनाकार है दामोदर गुप्त। ठीक है, कुटनिमतम काव्य के दामोदर गुप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? अलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है, आपको जानकारी है, अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि अलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? अलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? 61 नंबर क्वेश्चन। तो अलसियों के घर में आग कौन लगवाता है जी? अलसियों के घर में आग लगवाता है, 61 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? योगी पुरुष लगवाता है, योगी पुरुष लगवाता है, समझ गए ना, योगी पुरुष। अलसियों की संख्या कितनी थी? अलसियों की संख्या प्यारे बच्चों, अलसियों की संख्या कितनी थी? तो अलसियों की संख्या 4 था, 4 आलसी था ना, 4 आलसी था। अलसियों की संख्या कितना था जी? 4, तो अलसियों की संख्या 4 थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? फटाफट से बताइए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडिता क्षमाराव, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में पंडिता क्षमाराव का भी नाम आता है, ठीक है ना। तो पंडिता क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है। हाँ, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यह चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। पंडित क्षमाराव के पिता का नाम पंडित शंकर पांडुरंग, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है वह किस पुराण से संकलित है? तो जो द्वितीय श्लोक है भारत महिमा पाठ का वह भागवत पुराण से संकलित है। कहां से? भागवत पुराण से संकलित है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? किसांत संस्कार, प्यारे बच्चों संस्कार के बारे में हम आपको बताए थे, कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, कुल संस्कार 16 होते हैं। किसान संस्कार आता है शिक्षा काल संस्कार में, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? बताइए फटाफट से, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है जी, ठीक है ना। शैशव संस्कार, जन्म लेने के बाद प्यारे बच्चों जन्म पूर्व 3 होता है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार 5 होता है। शैशव संस्कार कितने होते हैं जी? 5 होता है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? 5 होता है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 4 होता है, ठीक है। सप्तपदी क्रिया कौन संस्कार में आता है? सप्तपदी क्रिया कौन संस्कार में आता है? सप्तपदी जो 7 फेरा लेता है ना, 7 बार वचन लेता है और 7 फेरा घूमता है, उसको सप्तपदी क्रिया कहते हैं। यह विवाह संस्कार में आता है। सबसे अंतिम संस्कार का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बताइए। चलिए जी, 1900 लाइक तो कंप्लीट हो गए, अब लगता है कि 2000 बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। सबसे अंतिम संस्कार का नाम, अंतिम संस्कार प्यारे बच्चों कौन सा है? अंतिम संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। डेली जब लाइव क्लास लेंगे ना, हर एक बार हम इस चीज को रिपीट करेंगे और हर एक दिन करेंगे ना, आपको सेंटअप एग्जाम तक ऐसे ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ आपको सेंटअप एग्जाम तक याद हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए विवाह संस्कार में ही आता है गर्भाधान संस्कार, ठीक है, ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार ही है, समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? तो प्यारे बच्चों नरक के 3 द्वार होते हैं। पहला कौन सा है? काम। दूसरा कौन सा है? क्रोध। और तीसरा कौन सा है? लोभ। काम, क्रोध और लोभ, यह नरक के 3 द्वार हैं और यह तीनों चीज मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है? नीति श्लोक का उद्योग पर्व से संकलित है प्यारे बच्चों, आपको पता है नीति श्लोक का उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। ठीक है ना? हाँ, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम है? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था प्यारे बच्चों मूल शंकर। मूल शंकर, ठीक है ना? मूल शंकर। वैराग्य मन इनके मन में जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति के प्रति आस्था खत्म हुई, वह कब हुई? ठीक है ना? मूर्ति के प्रति आस्था कब खत्म हुई? शिवरात्रि के दिन। कब खत्म हुई जी? शिवरात्रि जागरण के दिन। शिवरात्रि जागरण के दिन। शिवरात्रि जागरण के दिन जब यह देखे थे कि चूहा भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा रहा है, तो फिर इनके मन से मूर्ति का जो आस्था था ना, मूर्ति पूजा, उनका आस्था खत्म हो गया। तो शिवरात्रि जागरण के दिन मूर्ति पूजा खत्म हो गया। उसके बाद यह चले गए थे बाहर में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता कर्णभार से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। कर्ण जो थे उनके पास क्या चीज था? तो कवच एंड क्या था? कवच और कुंडल था। कवच और कुंडल था जिससे उनका शरीर का रक्षा होता था। कौन भेष बदल करके आए थे कवच कुंडल मांगने के लिए? कौन आए थे? तो कवच कुंडल मांगने के लिए आए थे भगवान इंद्र। ठीक है ना? भगवान इंद्र जो थे वो वह कवच कुंडल बदल करके आए थे भेष मांगने के लिए। कवच कुंडल बदल करके कौन आए थे? भगवान इंद्र आए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, यानी कि टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन देख लिए। टोटल क्वेश्चन हम लोग कितना देख लिए जी? 70 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न होगा और इसका जवाब आपको बताना है। बताइए फटाफट से, सारे बच्चे एकदम बता दीजिए जल्दी जल्दी से। सारे बच्चे बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्यारे बच्चों चाहे परावर्तन रहे, चाहे परावर्तन रहे इसका भी 2 नियम, या फिर अपवर्तन रहे, अपवर्तन का भी प्यारे बच्चों 2 नियम होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। समझ गए ना? प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों का 2-2 नियम होता है। अच्छा, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, यह चीज तो आप लोग जानते होंगे। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है ना? हाँ, एक अगर किरण जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है तो इसको किरण बोलते हैं। लेकिन अगर किरणों का समूह है प्यारे बच्चों तो इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोला जाता है। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, इसको क्या बोला जाता है? किरण, क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार क्या होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार होता है प्यारे बच्चों की आपतन कोण। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है जी। क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और इसको आर से, यानी कि आई बराबर आर होता है। समझ गए ना? आई बराबर आर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्यारे बच्चों काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है और सीधा। काल्पनिक और क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा, जिसको हम लोग आभासी और सीधा भी बोल सकते हैं। आभासी और सीधा भी बोल सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या क्या कहा जाता है? तो प्रकाश को एक छोटा कण भी बोला जाता है और तरंग भी। यानी कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को कण और तरंग दोनों बोला जाता है। ठीक है ना? कण और तरंग दोनों बोला जाता है। समझ गए? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, किसी बच्चा को कोई दिक्कत भी है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? वाह क्या बात है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहां पर होती है? फोकस दूरी पर कि अनंत पर? तो प्यारे बच्चों समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत पर होती है। अनंत कहां तक होती है? अनंत तक होती है।
चलिए आगे बताइए, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा? विचलन कोण प्यारे बच्चों, विचलन कोण का मान हम आपको बताए थे क्या होता है? विचलन कोण बराबर, विचलन कोण बराबर क्या होता है? विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि आपतन कोण यानी i बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने 90 यानी कि 180 डिग्री माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कहने का मतलब कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के प्रवर्तन के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? बताइए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है जी? फैराडे होता है क्या? विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, बिल्कुल सही जवाब। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? प्यारे बच्चों, हम आपको बताया है ना कि जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर का तीर है, इसका मतलब कि बढ़ेगा। जब ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है ना? क्षेत्रफल बढ़ेगा, किसी चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल यानी कि उसका मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध वैसे स्थिति में घटेगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। समझ गए ना? हाँ, घटेगा जी। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक बताइए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कोई दिक्कत? इसको ए से सूचित किया जाता है। लेकिन अगर विद्युत शक्ति का पूछे, अगर आपसे पूछ दे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगर विद्युत प्रतिरोध का पूछ दे, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सारे बच्चे समझ गए? अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चाहे विद्युत हीटर हो चाहे विद्युत बल्ब हो, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम में प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा के रूप में जो गतिशील कण होते हैं वह क्या होते हैं? गतिशील कण प्यारे बच्चों, गतिशील कण कौन से होते हैं जी? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिए। गतिशील कण कौन होते हैं? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विद्युत परिपथ में दोनों तरह की धारा परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। उसे कहते हैं प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अच्छा बताइए तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से प्यारे बच्चों दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लाइक करते जाइएगा, हर एक बच्चा लाइक करेगा। जो भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है ना, हर एक बच्चा लाइक करेगा जी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो लाइक नहीं करेगा। सारे बच्चे मिल करके लाइक करिए। ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के लाइक करिए। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसको इस तरीके से सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और कोई दिक्कत? बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समझ गए? चलिए जी, तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन समाप्त हो गया माय डियर स्टूडेंट। इतना ही क्वेश्चन था। बताइए आपको कैसा लगा यह क्लास प्यारे बच्चों? आपको कैसा लगा? 1.5 घंटा लगातार बोले जी, बहुत समझाया आपको।
बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा, मजेदार लगा कि नहीं लगा। हम्म सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्लास, कैसा लगा आपको क्लास। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम सेंटअप एग्जाम के लिए इतना कर सकते हैं, तो जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा, जो हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए हम कितना करेंगे बताइए। जो हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए हम और क्या नहीं करेंगे बताइए जल्दी से आप लोग। मस्त क्लास लगा गुरुजी, अरे वाह क्या बात है, मस्त क्लास लगा ना, वाह सर गजब का क्लास था सर, अरे वाह, सबको अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना। ऐसा होना चाहिए रिवीजन, रिवीजन प्यारे बच्चों ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पता भी नहीं चला कि 1.5 घंटा कब बीत गया और 1.5 घंटा खत्म भी हो गया। ठीक है, चलिए, और हमारा जो टारगेट था प्यारे बच्चों 2000 लाइक का, वह भी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को, एकदम तहे दिल से धन्यवाद जी कि आप लोग एकदम बात माने और अंतिम आते आते तक एकदम पूरा गर्दा मचा करके रख दिए। ठीक है, जब 4 क्वेश्चन था ना प्यारे बच्चों, जब 4 क्वेश्चन पर हम लोग थे, ठीक है, जब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर थे ना, उस समय हमारा 1000 लाइक पूरा हो गया था और पूरा होते होते हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। तो यह था हमारा पहला सीरीज। अब प्यारे बच्चों आगे से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, पहला सीरीज था। अब चलिए थोड़ा सा आप लोग का हम कमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए। एक देखिए बच्चा शुभम कुमार है, बोल रहा है कि सर दिमाग का सारा गर्दा उड़ गया। ठीक है, सारा दिमाग का गर्दा उड़ गया, अरे वाह, दिमाग का सारा गर्दा उड़ गया ना। हाँ, और याद रखिएगा 1000 कमेंट का भी हम वादा किए हैं भाई, 1000 कमेंट आना चाहिए इस वीडियो पर, इस वीडियो पर 1000 कमेंट आना चाहिए कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में 1000 कमेंट प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप लोग को समझना है 1000 कमेंट कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन 1000 कमेंट आना चाहिए। आप लोग कैसे लाएंगे भाई हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जानते हैं कि 1000 कमेंट आप लोग जरूर दिलवा देंगे। ठीक है, तो 1000 कमेंट आ जाएगा ना, अरे वाह। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, हाँ जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। आज हम ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे हम, बताइए। ठीक है, चलिए भाई, आप लोग का तो एकदम कमेंट पढ़ के मन खुश हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। स्ट्रगल लाइफ, वारिस राज, गीता, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। अच्छा, गीता न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, साथ ही साथ क्रैश कोर्स अगर नहीं लिए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, हाँ सारे बच्चे परचेज कर लीजिएगा। देखिए 7 से 8 क्लास चलता था, फिर भी 8 बजे छुट्टी होता था। अभी प्यारे बच्चों आज भी, अभी भी आज इसी टाइम छुट्टी हो रहा है, यानी आधा घंटा पहले शुरू किए थे लेकिन खत्म उसी टाइम में कर रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश का क्या होगा, अब की संडे को क्रिस सर आ रहे हैं ना, तो उनसे भी बोलेंगे कि लीजिए एकदम इसी प्रकार का धमाकेदार, इसी प्रकार का धमाकेदार लीजिए इंग्लिश का भी, ठीक है ना, और मैथ का भी प्यारे बच्चों बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभिषेक कुमार न्यू स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। चलिए जी, सारे न्यू स्टूडेंट को भाई वेलकम है, सारे न्यू स्टूडेंट को भाई एकदम वेलकम है, झक्कास वाला वेलकम। ठीक है, चलिए, और कुछ बाकी है तो बताइए, उसको भी पूरा कर देते हैं हम। ठीक है, अरे वाह, लगभग प्यारे बच्चों क्लास खत्म होते होते ना, इस वीडियो को देखने वाले बच्चों की संख्या बता दें कितना है, 9000। क्लास खत्म होते होते लगभग 9000 बच्चे यहां पर आए, क्लास किए,
कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2-4 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, निकल गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2 क्वेश्चन में निकल गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 20-30 क्वेश्चन किए और निकल गए। लेकिन लगभग 1000 बच्चे ऐसे थे, लगभग प्यारे बच्चों 1000 बच्चे ऐसे थे जो पूरा किए एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड तक। ठीक है ना। तो जो बच्चे स्टार्ट से लेकर के एंड तक जुड़े थे उनको तो हम कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग कमाल के हो और आप लोग कुछ अलग लेवल का चीज करोगे। आप लोग कुछ अलग लेवल का चीज करोगे प्यारे बच्चों, हम इतना तो जानते हैं कि कुछ अलग लेवल का चीज आप लोग करोगे। ठीक है, चलिए। चलिए जी, और कुछ? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, सारे बच्चे मिलकर के जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब मिलकर के जरा। जो भी बच्चे, अगर एक बच्चा भी छूटा हुआ है तो वो भी वीडियो को लाइक करिए। सारे बच्चे मिलकर के क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या करिए जी, शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक नए हैं, पहली बार हमारे साथ आए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो उस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे क्रैश कोर्स अभी तक नहीं लिए हैं ना, उनके लिए हम बोल रहे हैं आप लोग क्रैश कोर्स ले लीजिए। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग क्रैश कोर्स ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में इससे भी धमाकेदार धमाकेदार क्लास होगा। ठीक है, क्रैश कोर्स में इससे भी धमाकेदार क्लास होगा, तो आप लोग ले लीजिए क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए जी। हिस्ट्री बहुत जल्द शुरू करेंगे हम। ठीक है ना, सिविक्स खत्म हुआ था, हिस्ट्री प्यारे बच्चों बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। नोट्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स हो जाएगा ना तो उसको हम रात में भी खींच देंगे, या फिर दिन में सुबह में जब भी मन करेगा तब भी उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए चिंता मत करिए, आपका खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए जी, देख रहे हैं ना इस तरीके का क्लास होगा प्यारे बच्चों, तो आपको अलग से, हमें तो नहीं लगता कि किसी क्लास की जरूरत है। ठीक है, लेकिन फिर भी करवाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद। और कल से भी आप लोग एकदम 6:30 बजे जुड़ जाइएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।